मलेरिया ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही कपकपी छूटने लग जाती है। और अगर इस बीमारी की बात करें तो वहीं इसका मुख्य लक्षण भी यही है, बुखार के साथ साथ कपकपी सी होने लगती है। जी हाँ, मलेरिया एक ऐसा फीवर है जिसमें बुखार के साथ कपकपी आती है। और इस बीमारी का अगर आपने जल्द से जल्द इलाज न करवाया तो ये आपके लिए किसी आफत से कम नहीं। आज संजीवनी में हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे आखिरकार क्यों होता है मलेरिया, क्या है मलेरिया, कैसे होता है मलेरिया और क्या है मलेरिया का आयुर्वेदिक निदान। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे पनीर की खासियत के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों हो जाती है मलेरिया की बीमारी। आइए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है मलेरिया और क्यों खतरनाक है मलेरिया की बीमारी। डॉक्टर साहब, मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या है ये बीमारी, क्या है ये आफत? देखिए, मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, फीवर है और आमतौर पर मच्छर से इसका संबंध है। मच्छर के काटने से, एक विशेष प्रकार का मच्छर जो है एनोफ्लिस जिसको बोलते हैं, उसके काटने से उसके संक्रमण जो कि एक तरह से जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड में एंटर करते हैं। ब्लड के माध्यम से वो लिवर में पहुंचता है, लिवर में पहुंच करके वहां जा करके ये हीट पैदा करता है, या एक प्रकार का विष वहां पर पैदा करता है। तो उसके कारण फिर शरीर में बुखार चढ़ता है और बुखार के जो है कई प्रकार के लक्षण उसमें अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। अगर इसका निर्णय किया जाए कि मलेरिया है कि नहीं तो आमतौर पर ब्लड टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि भाई आपके जो शरीर में कौन सा इन्फेक्शन है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसको समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद में भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले इसके बारे में जिक्र किया है और उसमें थोड़ा उन्होंने अपनी भाषा में बोला। इसको विषम ज्वर का नाम उन्होंने दिया। विषम यानी कि जो समानता से नहीं आता है, क्योंकि बुखार ये कभी दूसरे दिन आता है, कभी तीसरे दिन आता है, इस प्रकार के लक्षण उसमें होते हैं। और लक्षण भी जो है कभी बहुत तेज बुखार होगा, कभी ठंड ज्यादा लगेगी, कई प्रकार के लक्षण उसमें। तो विषम यानी कि इर्रेगुलर या एक प्रकार से समता लिए हुए लक्षण उसमें नहीं है, तो विषम ज्वर इस प्रकार से नाम दिया उसका। साथ में उसको पित्त के साथ जोड़ा है आयुर्वेद में कि पित्त दोष के प्रकोप से ये होता है कि यानी कि पित्त जब हमारे यकृत के अंदर, हमारे लिवर के अंदर पित्त का संचय होगा और पित्त वहां बढ़ेगा तो उसके पश्चात पर ये लक्षण आएंगे। क्योंकि उस जमाने में, प्राचीन समय में ऐसी साइंस नहीं थी, लेबोरेटरीज वगैरह इस तरह की कि वो इस सूक्ष्म लेवल तक जाके रिसर्च करके देखें। लेकिन उन्होंने भी रोग को समझा और अपनी भाषा में उसका वर्णन किया। दोनों में कुछ विशेष डिफरेंस नहीं दिखाई देता, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिवर का जिक्र किया है और मॉडर्न साइंस में भी देखें तो ये जो इसका जो बाइट जब होता है, मच्छर काटता है, तो सबसे पहले लिवर के अंदर ही जाकर के वहाँ दोषों का संचय होता है और उसके पश्चात रोग जो है मैनिफेस्ट होता है बॉडी के अंदर। मलेरिया के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। रॉबिन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मैं रॉबिन बोल रहा हूँ। ये हमारी एक बच्ची है 20 साल की, उसको पीसीओडी की समस्या हो गई है। इसका आयुर्वेद में पूरा समाधान हो जाएगा कि नहीं? कितनी उम्र है अभी उनकी? 20 साल की है। 20 साल की। देखिए, पीसीओडी डेफिनेटली आजकल बहुत बढ़ रहा है और हमारे यहाँ तो काफी हम काम करते हैं पीसीओडी में, रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। क्योंकि हम आयुर्वेद में इसको जो रोग को मानते हैं, दो दृष्टि से हम इसको समझते हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं बताऊं कि पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, आमतौर पर जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि ओवरीज के अंदर, महिलाओं में जो 2 ओवरीज होती है, वहां पर सिस्ट बन गया है। और ऐसा भी आपको बताया जाएगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। कई बारी कुछ हार्मोन्स की टेबलेट्स दी जाती हैं जिससे कि लक्षण कंट्रोल में आ जाते हैं। लक्षण मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं या पीरियड बिल्कुल आता ही नहीं है। महीना में जो महिलाओं में जो मासिक धर्म है, जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल आता ही नहीं, कई महीने तक नहीं आता। शरीर में वजन बढ़ जाता है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, फेशियल हेयर जिनको कहते हैं, और अनेक प्रकार की कठिनाइयां कि शरीर में कुछ घबराहट वगैरह इत्यादि होने लगती है। तो एक तो पीसीओडी को हमने थोड़ा सा समझाया आपको। और उपचार की अगर बात करें तो आयुर्वेद में सबसे पहले हम स्रोतो शुद्धि की बात करते हैं कि जो चैनल्स में जो ब्लॉकेज आया है, जो सिस्ट बना है, उसको जो है चैनल्स को खोलने के लिए, स्रोतस को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेद में इसका उपचार किया जाता है। और साथ में नेचुरल जड़ी बूटियों द्वारा जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किया जाता है। तो सही प्रकार से जब हम चिकित्सा करते हैं तो आयुर्वेद में कठिन से कठिन रोगों में भी लाभ मिलते हैं। इस रोग में भी हमें बहुत अच्छी जो है सफलता मिलती है। अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं
तो आप हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करें ताकि आप अपने रोग से छुटकारा पा सके। अभी मैं यही बताना चाहूंगा कि एक तो मैंने आपको समझाया कि उपचार है, रोग का इलाज है। दूसरा क्या कर सकते हैं, घर पे थोड़ा सा गर्म पानी में अजवाइन उबाल करके 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालें। आधा गिलास जब रह जाए तो उसमें गुड़ मिला करके उसको पिलाएं। बिटिया को दिन में 2 बार जरूर पिलाएं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। और शतावरी अगर मिल जाए आपको, शतावरी का चूर्ण या शतावरी का टैबलेट्स मिल जाए, हमारे यहाँ से तो मिल ही जाती है, यहाँ से मंगा सकते हैं आप, उसका सेवन भी आपको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये इलाज कंप्लीट नहीं है, ये तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग के लिए बताया। अगर इलाज आपको पूरा करना है तो उसके लिए फिर प्रॉपर औषधियाँ आयुर्वेदिक आपको लेनी पड़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। आप और हम मलेरिया के शिकार हो चुके हैं, हम कैसे जाने, क्या है इसके शुरुआती लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या है? मेन सिम्टम तो बुखार है, फीवर, तेज बुखार चढ़ता है और कपकपी। जैसे आपने शुरू में कहा कि मलेरिया का नाम सुनते ही कपकपी बन जाती है, तो कपकपी यानी कि ठंड लगना इसका एक बड़ा मेन सिम्टम है। बहुत तेज ठंड लगती है, हड्डियों में ठंड लगती है। आदमी कई बार पूरे रजाई डालते हैं 2-3 फिर भी उसको ठंड लग रही होती है। ये है। मांसपेशियों में अकड़ाहट हो जाती है। उसके अलावा जो है कमजोरी आना, कमजोरी शरीर में होना, भूख ना लगना, जी मिचलाना, उल्टी लगना, इस तरह के लक्षण भी इसमें आमतौर पर देखे जाते हैं। थकावट तो होती है, बुखार किसी प्रकार का हो तो आदमी में कमजोरी और थकावट बड़ी कॉमन सी है। लेकिन मुख्य रूप से इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखते हैं बुखार के साथ तो जरूर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि शायद मलेरिया तो नहीं हो गया। और खास तौर पर अगर आप ऐसे इलाके में कहीं रहते हैं जहां मच्छरों का प्रकोप है और मच्छरों से आप बचाव नहीं कर पाते हैं पूरा, फिर आपको डेफिनेटली तुरंत एक चेकअप भी कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए। क्योंकि अगर कंफर्म जब रोग हो जाता है तो चिकित्सा उसकी और आसान हो जाती है, चाहे आयुर्वेद में हो चाहे एलोपैथिक में हो। हमेशा रोग का एक प्रॉपर जो डायग्नोसिस या कि जिसको हम आयुर्वेद में निदान बोलते हैं, रोग निदान अगर सही हो जाए हमारा तो फिर चिकित्सा उतनी कठिन नहीं रह जाती है। अक्सर गड़बड़ होती है निदान में, बहुत बारी ऐसी गड़बड़ होती है कि हम रोग को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, इलाज करना होता है किसी चीज का, कुछ और कर रहे होते हैं, तब फिर थोड़ा सा वहाँ पर जो है हमें सफलता उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। आखिरकार कब खतरनाक हो जाता है मलेरिया? क्या मलेरिया के मच्छरों की कुछ अलग पहचान होती है जैसे कि डेंगू के मच्छरों की होती है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू के मच्छर को देखकर पहचाना जा सकता है, क्या मलेरिया के मच्छर भी अलग कैटेगरी के होते हैं? होते कैटेगरी तो अलग है, जैसे मैंने कहा एनोफ्लीज नामक मच्छर है, लेकिन इसकी वैरायटीज बहुत हैं। तो क्या आम इंसानों से देखकर हैं। पहचान सकता है? थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, हालांकि उसको अगर आपने मच्छरों की काफी स्टडी की है तो फिर आप शायद समझ जाएंगे। लेकिन आम आदमी की आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी तो मच्छरों के साइज और शेप और उनकी जो पूरी मॉर्फोलॉजी, उस फिजियोलॉजी तो जानते नहीं है। लेकिन मच्छर का इसलिए आप जो है ये देख सकते हैं कि जैसे कि डेंगू का आपने जिक्र किया, तो डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में ही जो है वो ब्रीड करता है, लेकिन मलेरिया वाला मच्छर वो गंदे पानी में भी रह सकता है और दूसरी जगह पर जहाँ पर डार्कनेस काफी हो, बहुत अंधेरा रहता है, जहाँ पर कई बार आपने देखा होगा घर के कोनों में या जो आपके बाथरूम्स हैं या स्टोर इत्यादि हैं, वहाँ पर भी ये मच्छर पनप सकते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है हमारी आज की संजीवनी, जिसमें वो हमें बताने वाले हैं मलेरिया से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि मच्छर कैसा होता है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा मच्छरों के बारे में उन्होंने भी जान लिया कि कैसे हो सकते हैं मच्छर। हालांकि आपने ये कहा कि वो गंदगी में भी रहते हैं और वो साफ पानी में भी हो सकते हैं, पहचान नहीं है, पर फिर भी किसी को अगर मलेरिया हो जाए तो वो कैसे बचे, और अगर मलेरिया हम चाहते हैं कि हमें नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मच्छरों को दूर रखना चाहिए अपने आप से। उसके लिए बहुत सारे आजकल प्रबंध हैं, कई प्रकार के क्रीम्स भी बनाई हैं, नेचुरल क्रीम्स भी हैं। आयुर्वेद में नीम की जो प्रयोग किया जाता है, नीम का धूपन किया जाता है, घर में बहुत अच्छा रहता है। नीम का प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जड़ी बूटियों की जो है सामग्री बनाई जाती थी, उसको जलाया जाता था, पूरे घर में उसका धुआं होता था। इसका एक मेन पर्पज ये भी था, हालांकि उसको पूजा पाठ से जोड़ दिया जाता है, लेकिन पूजा पाठ के अलावा उसका जो एक शारीरिक बेनिफिट हमारे लिए था कि जो कीटाणु है हमारे शरीर में, हमारे घर के अंदर, वो कीटाणु चाहे उसमें मच्छर हो चाहे कोई हो, उनको वो दूर रखते थे।
तुलसी का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। तुलसी का जो फ्रेग्रेंस है वो भी जो है कीटाणुओं को दूर रखता है। और दूसरा जो है, आजकल आपने देखा होगा कि कई प्रकार से जो ऐसे मच्छरदानी इत्यादि या घर में जाली लगाना, खासतौर पर अगर आपके वहाँ बहुत मच्छर है, पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये रोकथाम की बात हम कर रहे हैं। और शारीरिक लेवल पर देखें तो अपने शरीर की इम्यूनिटी आपको मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि बाय चांस कभी मच्छर ने आपको काट भी लिया तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा एक रोग में पैदा होगा। जब अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो डेफिनेटली रोग पैदा करेगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो फिर वो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है, उसके रोग के कारण को वो नष्ट भी कर सकती है। वो हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति इसीलिए कहा गया, रोग को प्रतिरोध करती है, उसको रोकने का काम करती है। और जड़ी बूटियों में चिरायता अगर आप सेवन करें, अगर आप मच्छर वाले इलाके में रहते हैं तो चिरायता बहुत अच्छा रहता है। चिरायते का काढ़ा बना करके थोड़ा थोड़ा भी आप पिए, 20-25 मिलीलीटर सुबह शाम, उससे आपको, और मलेरिया जब हो गया तब भी आप ले सकते हैं। मलेरिया यदि आपको है, उसमें भी चिरायते का पाउडर आप 1 गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए, फिर उसको छान लीजिए और छान करके 20-20 मिलीलीटर, 20-30 मिलीलीटर की डोज में दिन में 3-4 बार आपको पीना चाहिए। इसी प्रकार से फिटकरी आपके घर में अगर है तो फिटकरी का भी सेवन किया जाता है। आयुर्वेद में हम स्फटिक भस्म बनाते हैं, फिटकरी की भस्म बनाते हैं, वो बुखार में प्रयोग की जाती है। घर में आप कैसे करेंगे, उसको थोड़ा फिटकरी को अच्छी तरह से वॉश करके धो के फिर उसको पीस लीजिए, पीस करके तवे पर उसको भून लीजिए और उसमें से 1/4 चम्मच की क्वांटिटी में आप दिन में 2 बार लेंगे। पित्त शामक भी है, ज्वरनाशक भी होती है, वो आप सेवन कर सकते हैं। नारियल का पानी आप पी सकते हैं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें 1 बड़ा चम्मच और उसमें कोई चुटकी भर काली मिर्च मिला करके वो आप सेवन करें। शहद भी मिला सकते हैं अगर आपको टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो, उसके सेवन से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर मलेरिया आपको पॉजिटिव आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से भी सलाह लेने। आजकल एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, कारगर हैं, उनका कोई ऐसा नहीं अगर उनको हमें कोई उनसे कोई नफरत होनी चाहिए। जिस चीज से हमें लाभ हो, जो चीज हमें रोग से मुक्ति दिलाए, उसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि आप मलेरिया के शिकार हो चुके हैं तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, किन किन चीजों से मुताल्लिक सावधानी बरतने की जरूरत है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन चीजों का परहेज करें यदि मलेरिया हो गया है तो? परहेज तो इसमें देखिए, अगर मलेरिया है आपको तो एक रोग जब आ जाता है और उसमें फीवर है, जैसे मैंने लक्षण आपको बताए, शरीर टूटता है, पूरे मांसपेशियां अकड़ रही हैं आपकी, तो ऐसे में एक तो गरिष्ठ भोजन नहीं खाया जाए बिल्कुल भी। तली चीजें, ये बहुत ज्यादा जो हैवी चीजें जिनको हम कहते हैं, दूध की बनी चीजें, ठंडी चीजें भी बहुत नहीं खाएं, आइसक्रीम वगैरह ना खाएं, जो देर से पचती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि अपने शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको मजबूत रखना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ टॉनिक आपको लेना चाहिए। लिवर में का हमने जिक्र किया था आपसे कि लिवर में जाकर के ये जो है टॉक्सिन्स जाके इकट्ठे होते हैं, तो लिवर को मजबूत रखने के लिए हमें काम करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है बड़ी तेज और उसमें चाय पी रहे हो, पता नहीं लोगों को शायद लगता है कि चाय पीने से शायद रिलीफ मिलेगा, लेकिन चाय तो हीट बढ़ाती है, गर्मी बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती है और आपके लिवर को और ज्यादा वो हीट पैदा करेगी। लिवर के अंदर ऑलरेडी वहां पित्त का संचय है, तो इस प्रकार से चाय इत्यादि उसमें नहीं पीनी चाहिए। दही भी नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। दही मैंने देखा है आमतौर पर पेशेंट्स को दही खिलाया जाता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसका वर्जन है, क्योंकि दही जो है वो भारी भी होता है, उष्ण भी होता है, गर्मी भी पैदा करता है और वो पचने में देर लगाता है। इसलिए दही नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए और गरिष्ठ भोजन इसमें नहीं खाने चाहिए बिल्कुल। अब आपसे किए गए वादे के मुताबिक बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं पनीर की खूबियां जो बना सकते हैं आपको सेहतमंद। डॉक्टर साहब, पनीर की अगर हम बात करें तो पनीर की सब्जी तो बहुत ही लजीज होती है और ज्यादातर मैंने देखा है लोग पनीर इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो स्वाद देता है, लेकिन खूबी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम होंगे शायद जो पनीर की खूबियों के बारे में जानते होंगे। खूबियाँ बहुत हैं इसमें, विटामिन बी होता है, कैल्शियम होता है, जैसे दूध में कैल्शियम है तो दूध से ही पनीर बनती है, लेकिन थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है। इसलिए अगर पनीर आपको खाना है तो एक हिदायत में देना चाहूंगा कि कोशिश करो कच्चा पनीर अगर खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पनीर है, हैवी है, फैट ज्यादा है, उसको और तल देते हैं, फ्राई करके फिर उसको बनाते हैं, फिर उसमें ग्रेवी बनाते हैं, शाही पनीर और पता नहीं क्या क्या, कढ़ाई पनीर, कई प्रकार की चीजें बनाते हैं। इट बिकम्स वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। वो फिर थोड़ा सा उतने गुण उसके नहीं रह जाते उसमें।
कच्चा पनीर है, अच्छा थोड़ा सा उस पर मसाला लगा के खाएं, थोड़ा हल्का सा जीरा भुना हुआ, धनिया या कोई नमक लगा के आप सेवन करेंगे, अच्छा रहेगा। क्या फायदा करेगा? हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग हो जाता है, खासतौर से महिलाओं में होता है, तो थोड़े 4-5 टुकड़े पनीर के कच्चे खाएं, सलाद के साथ खा सकते हैं, भोजन के साथ खा सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके दांत कमजोर हैं, दांत हिलते हैं, बहुत ढीले दांत हैं, तो पनीर खाने से दांत भी अच्छे होते हैं और विटामिन बी की वजह से आपकी त्वचा को सुंदर बनाता है पनीर। ग्लो एक चेहरे पर आना, आपकी त्वचा में चमक पैदा करना, ये भी पनीर का काम है। डायबिटीज वाले पेशेंट भी खा सकते हैं पनीर। डायबिटीज में आमतौर पर हम आयुर्वेद की दृष्टि से आपको बताते हैं कि धातु क्षीणता हो जाती है, हमारे शरीर के धातु जो है कमजोर हो जाते हैं, शरीर में वीकनेस पैदा होती है, तो उचित मात्रा में उतना खाएं जो आराम से पच जाए, तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी लाभ करता है। और खास तौर पर वो लोग जो बहुत दुबले पतले हैं, कमजोर हैं और वो वजन बढ़ाने की कोशिश हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके लिए भी पनीर लाभदायक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मात्रा उतनी ही खाई जाए जो आप आसानी से पचाएं। अगर नहीं पचेगा तो आम बनेगा और फायदे की बजाय आपको नुकसान करेगा, इसलिए इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।